नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 2 को देखेंगे। इस चैप्टर का नाम है गाउस प्रमेय तथा उनके अनुप्रयोग, यानी कि गॉस थ्योरम्स एंड इट्स एप्लीकेशंस। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस या जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं ये सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी ना कभी किसी न किसी साल में हर एक टॉपिक पूछा गया है। और इतना मान के चलिए कि एक क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर के और 2 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से, या एक क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन जरूर पूछेंगे, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन एक श्योर पूछेगा। बहुत ही छोटा टॉपिक है। आइए हम लोग शुरू करते हैं। इसके पहले हम लोग चैप्टर 1 को ख़त्म कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड को। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं, वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2019 और 2021 में। वैद्युत फ्लक्स यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग डिनोट करते हैं फाई से। वैद्युत फ्लक्स क्या बोलता है कि किसी भी विद्युत क्षेत्र से लंबवत निकलने वाली विद्युत रेखाओं को ही हम लोग विद्युत फ्लक्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई एक विद्युतीय क्षेत्र है जिसके अंतर्गत यहाँ पे प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज होने के कारण नाभिक में प्लस चार्ज होने के कारण यहाँ से जो है विद्युत बल बाहर की तरफ जाएगा। तो बाहर की तरफ बहुत सारे बाहर की तरफ रेखाएं जा रही है, लेकिन जो 90 डिग्री पर जाएंगे उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, वैद्युत फ्लक्स बोलेंगे। तो हम लोग का डिफिनीशन क्या है कि किसी भी विद्युत क्षेत्र से लंबवत निकलने वाली विद्युत रेखाओं को ही हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। तो विद्युत फ्लक्स 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है धनात्मक विद्युत फ्लक्स और एक होता है ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। तो धनात्मक विद्युत फ्लक्स क्या होता है कि किसी भी विद्युत क्षेत्र से लंबवत बाहर की तरफ निकलने वाली विद्युत रेखाओं को ही हम लोग धनात्मक विद्युत फ्लक्स बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। और ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स क्या होता है कि किसी भी विद्युत क्षेत्र से लंबवत आने वाली, यानी कि अंदर आने वाली विद्युत रेखाओं को ही हम लोग ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। निश्चित रूप से इसे हम लोग फाई से डिनोट करते हैं या सूचित करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट जैसे कि हम लोग को अब डिफिनेशन निकालना है। तो एक मान लीजिए कि ये कोई सतह है, इस सतह पे डीएस सतह एक कोई है। तो यहाँ पे जो है हमारा पे फ्लक्स, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लीजिए कि यहाँ पे ई काम कर रहा है, जो कि थीटा डिग्री के एंगल पे यहाँ से लंबवत है। क्योंकि लंबवत जो विद्युत वाहक बल रेखाएं निकलती है उसे ही हम लोग विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा ई साइन थीटा और लंबवत में जाएगा ई कॉस थीटा। तो निश्चित रूप से हम लोग फाई इजिकल टू, यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स को दिखाएंगे तो फाई इजिकल टू ई डी एस कॉस थीटा हो जाएगा। और यहाँ से चूंकि ए डॉट बी इजिकल टू ए बी कॉस थीटा होता है, इसलिए ई डॉट डी एस कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं ई डॉट डी एस, यानी कि फाई इजिकल टू हो जाएगा ई डॉट डी एस। तो यहाँ से हम लोग ई डॉट डी एस, यहाँ पे कॉस थीटा इसलिए लिए हैं क्योंकि ये 90 डिग्री अविलंब पे है। तो यहाँ पे 90 डिग्री पे यहाँ पे माने एफ कॉस थीटा होता है, इसलिए यहाँ पे डी एस कॉस थीटा लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फाई ई यानी कि वैद्युत फ्लक्स इजिकल टू हो गया ई डॉट डी एस। इसका यूनिट अगर निकालना चाहेंगे तो ई का यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, और डी एस एरिया है तो इसका यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर। इसलिए वैद्युत फ्लक्स का यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर कूलम पर मीटर स्क्वायर, यानी कि न्यूटन पर कूलम पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। या इसका एक और यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर या वोल्ट मीटर या वोल्ट मीटर, वी एम होता है वोल्ट मीटर। यानी कि वैद्युत फ्लक्स के 2 यूनिट हो सकते हैं, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर या वोल्ट मीटर। ये पूछता है, इसे हम लोग लिखेंगे। अब उसके बाद में 2 कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ लेते हैं कि जब यहाँ पे देखिए ये हमारा सतह हो गया और ये हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गया, और ये डी एस एरिया हो गया, यहाँ पे अभिलंब है, अभिलंब हो गया, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गया और ये सतह हो गया। जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि ई जो है लंब के समानांतर हो या पृष्ठ के लंबवत हो तो थीटा कितना होता है, 0 डिग्री हो जाता है। देखिए अगर डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लंब के लंबवत है, तब तो यहाँ पे लंब के लंबवत रहेगा तो दोनों एक दूसरे के समानांतर हो जाएगा, यानी कि लंब के समानांतर होगा तो दोनों एक दूसरे के समानांतर होगा। तो निश्चित रूप से यहाँ पे थीटा तो 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि समानांतर में कोई जो रेखाएं आपस में एक दूसरे के समानांतर रहती है तो 0 डिग्री होता है। लेकिन यहाँ पे कभी कभी क्या बोल देता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है यहाँ पे पृष्ठ के लंबवत है, तो वहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन हम लोग याद रखेंगे कि दोनों का वैल्यू, थीटा का वैल्यू कितना होता है, 0 डिग्री होता है। कंडीशंस क्या है, जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये लंब के समानांतर हो तथा ये आपका सतह के या पृष्ठ के लंबवत हो तो थीटा का मान कितना होता है, 0 डिग्री होता है। या दूसरा कंडीशन है जब ई का वैल्यू यहाँ पे लंब के लंबवत हो, या यहाँ पे देख सकते हैं या पृष्ठ के समानांतर हो तो थीटा का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है। क्योंकि ये याद रखना जरूरी है, क्योंकि इसी के बेसिस पे हमारा आगे प्रूफ होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग घन कोण जिसे हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल। तो देखिए यहाँ पे सॉलिड एंगल एक तरह से यहाँ पे दिया हुआ है एस, जिसका सरफेस है। यहाँ पे जो सॉलिड एंगल बन रहा हुआ है डी ओमेगा एंगल पे बन रहा हुआ है, जहाँ पे ये डी एस सरफेस को
कवर अप किया है एडीएस सरफेस, और यहाँ से जो हमारा ये है थीटा एंगल बन रहा है जहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे काम कर रहा है। तो डी ओमेगा इजिकल टू हो जाएगा डी एस कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। यदि हम पूरे सरफेस के लिए अगर काउंट करेंगे तो ओमेगा इजिकल टू इंटीग्रेशन कर देंगे इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा, और ओमेगा का वैल्यू हो जाएगा 4 पाई एस्टे रेडियन, यानी कि डी एस कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर को हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा, और इसी का वैल्यू होता है 4 पाई एस्टे रेडियन। ठीक है, अब इसी के मदद से हम लोग गाउस प्रमेय को सिद्ध करेंगे। गाउस प्रमेय क्या होता है? ठीक है, तो गाउस प्रमेय यानी कि गॉस थ्योरम्स। अब हम लोग गॉस थ्योरम को पढ़ते हैं। गॉस थ्योरम्स क्या होता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। देखिए 2012, 15, 22 और इस तरह से 24 में ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछ सकता है। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं कि गॉस थ्योरम कहते किसको है। तो गॉस थ्योरम बोलता है कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर निर्वात में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, यानी कि फाई इजिकल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। किसी भी बंद पृष्ठ से, चूंकि यहाँ पे जो गॉस थ्योरम लगता है वह केवल बंद पृष्ठ के अंतर्गत ही लगता है, तो किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स यानी कि फाई ई उस बंद पृष्ठ के अंदर निर्वात में उपस्थित कुल वैद्युत आवेश का या कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, यानी कि फाई इजिकल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यह हमारा हो गया गाउस प्रमेय। इसे ही हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि हम एक सरफेस ले लेते हैं जो कि बंद पृष्ठ है। यहाँ पे एस सरफेस दिया हुआ है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि प्लस क्यू आवेश है, तो यहाँ से मान लीजिए कि 2 सरफेस बन रहा हुआ है जो कि डी ओमेगा पे है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है आर है। तो इस पॉइंट पी से हमारा थीटा डिग्री के एंगल पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई काम कर रहा है, जो कि यहाँ पे सरफेस है डी एस, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है आर। तो हम लिख लेंगे कि पृष्ठ डी एस यानी कि इस वाले पृष्ठ से निकलने वाले कुल फ्लक्सों की संख्या डी फाई ई इजिकल टू हो जाएगा ई डी एस कॉस थीटा। अब हम संपूर्ण पृष्ठ से निकालेंगे पूरे एस पृष्ठ से। तो संपूर्ण पृष्ठ एस से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या फाई ई इजिकल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई, यानी कि फाई इजिकल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस थीटा। फाई इजिकल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, और कॉस डी एस कॉस थीटा हो गया। अब उसके बाद में आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू को हम लोग बाहर निकाल देते हैं, यानी कि फाई इजिकल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन को बाहर निकाल दिए, चूंकि ये कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन ऑफ डी एस कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर लिख दिए। हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ ये डी एस कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर को हम लोग डी ओमेगा बोलते हैं, जो कि हम लोग घन कोण में देखे भी थे। फाई इजिकल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा हो गया, और इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा का वैल्यू होता है 4 पाई, यानी कि फाई ई इजिकल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, तो फाई इजिकल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा गॉस थ्योरम प्रूफ हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे स्पेशल केस देख लेते हैं कि क्या हुआ है कि यदि आवेश पृष्ठ से बाहर हो तो संपूर्ण फ्लक्सों की संख्या शून्य होगी। इसे ही प्रूफ करना है। यदि क्वेश्चन दे देता है कि यदि आवेश पृष्ठ से बाहर हो तो संपूर्ण फ्लक्सों की संख्या शून्य होगी, इसे पृष्ठ कीजिए गॉस थ्योरम की मदद से। यदि ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो सबसे पहले हम लोग गॉस थ्योरम के स्टेटमेंट को लिखेंगे, गॉस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने के बाद में हम लोग ये वाला लिखेंगे। यहाँ पे क्या है कि प्लस क्यू आवेश किसी भी बंद पृष्ठ से बाहर की तरफ है, तो यहाँ से S1 से जाएगा और S1 से भीतर की तरफ जाएगा और S2 से बाहर की तरफ जाएगा। यहाँ पे डी ओमेगा, और यहाँ पे भी हमारा सरफेस बन रहा है। तो पृष्ठ S1 पर प्रवेश करने वाले फ्लक्सों की संख्या जो होगा फाई ई इजिकल टू माइनस क्यू बाई एप्सिलॉन, क्योंकि जब भीतर की तरफ जाता है तो निगेटिव और बाहर की तरफ जाता है तो पॉजिटिव होता है। यानी कि फाई ई वन इजिकल टू हो जाएगा माइनस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और दूसरा नंबर पे है द पृष्ठ S2 से बाहर निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या फाई ई टू इजिकल टू हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यानी कि अब संपूर्ण फ्लक्सों की संख्या निकालेंगे, फाई इजिकल टू फाई ई प्लस फाई टू, यानी कि माइनस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 0। ये प्रूफ हो गया। तो जब भी ये प्रूफ पूछेगा कि यदि गॉस थ्योरम की सहायता से यदि आवेश पृष्ठ से बाहर हो तो संपूर्ण फ्लक्सों की संख्या शून्य होगी, ये सिद्ध कीजिए। यदि ये ऐसा बोलता है तो सबसे पहले हम लोग गॉस थ्योरम लिखेंगे, गॉस थ्योरम को प्रूफ करेंगे जो कि पहले हमने किया, और उसके बाद में स्पेशल केस को हम लोग लिखेंगे, तब जाके पूरा 5 नंबर आपको मिलेगा। अब हम लोग नेक्स्ट एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अब उसके बाद में हम लोग देखते हैं किसी गाउसीय पृष्ठ से माइनस क्यू प्लस 2q तथा माइनस क्यू आवेश है, पृष्ठ में परिणामी विद्युत फ्लक्स की गणना करना है। तो फाई इजिकल टू हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे माइनस क्यू प्लस 2q माइनस क्यू हो जाएगा माइनस 2q, और प्लस 2q दोनों 0 हो जाएगा, यानी कि 0 बाई एप्सिलॉन नॉट इजिकल टू 0 यहाँ पे हो जाएगा।
अब उसके बाद में हम लोग देखते हैं गाउस प्रमेय का अनुप्रयोग। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग निकालते हैं बेसिकली गाउस प्रमेय के अनुप्रयोग से। इसका वर्किंग स्टेप्स इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं, चूँकि इसी पर हमारा निर्भर करेगा आगे का हमारा प्रूफ। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आवेश Q इजकल टू आवेश घनत्व गुने लंबाई या क्षेत्रफल या आयतन निकालेंगे। दूसरे नंबर पे हम लोग निकालेंगे कुल फ्लक्सों की संख्या φE, और तीसरे नंबर पे हम लोग लिखेंगे गाउस प्रमेय के गाउस के प्रमेय से φE इजकल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से हम लोग φE का वैल्यू लिख देंगे और लिखने के बाद में हम लोग E का वैल्यू निकाल देंगे। अब हम देखते हैं पहला अनुप्रयोग। यहाँ पे पहला एप्लीकेशन हम लोग देख रहे हैं, अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर। ये पूछा हुआ है 2014 में, अभी भी पूछ सकता है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि कोई एक वायर हमने लिया है जिसके ऊपर +Q आवेश है, जिसकी जो है लेंथ है L, और यहाँ पे लैम्डा से हमको डिनोट किया है, चूँकि ये स्ट्रेट लाइन है इसीलिए। फिर उसके बाद में यहाँ पे जो है हमने इसको एक तरह से बेलनाकार तरीके से घेर दिया है, यहाँ जिसकी लंबाई जो है L माना है, और इसी पॉइंट P पे हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकालना है। अब हम लोग कैलकुलेशंस इसका कर लेते हैं। सबसे पहले कैलकुलेशंस में हम लोग जाने हैं कि सबसे पहले आवेश हम लोग निकालेंगे। Q इजिकल टू हो जाएगा लैम्डा इंटू L। लैम्डा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये हमारा पतला चादर है, और एक तरह से ये पतले चादर के लिए हम लोग लैम्डा का उपयोग करते हैं, लैम्डा इंटू L का, यानी कि लंबाई के तौर पर हम लोग इसको यूज करते हैं। तो Q इजिकल टू हो जाएगा लैम्डा इंटू L। तो बेलन 3 सतहों से मिलकर बना होता है, क्योंकि यहाँ पे S1 सतह, S2 सतह और S3 सतह है। तो सबसे पहला सतह है समतल सतह S1, दूसरा सतह है समतल सतह S2, और तीसरा सतह है गोलीय सतह आपका S3। इस तरह से हम लोग अलग अलग तीनों सतह के लिए हम लोग सबसे पहले वैद्युत फ्लक्स को निकालते हैं। तो S1 पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या जो दिया हुआ है आपका, यहाँ पे हो जाएगा φE1 इजिकल टू ES1 cos थीटा। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि थीटा का मान कितना होगा, क्योंकि इसके पहले के कॉन्सेप्ट में हम बताए थे कि कब थीटा का मान 90 डिग्री होगा, कब थीटा का मान 0 डिग्री होगा। तो S1 सतह को देखते हैं। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे ऐसे है काम कर रही है, और यहाँ पे सरफेस जो है, जो यहाँ पे पृष्ठ है जो है वह ऊपर की तरफ काम कर रहा है, यानी कि हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा जो सरफेस है, सरफेस यहाँ पे इधर की तरफ काम कर रहा है, यानी कि S1 पृष्ठ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानांतर है। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और ये वाला जो है इसके समानांतर है, यानी कि S1 पृष्ठ जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के क्या है, समानांतर है। तो निश्चित रूप से थीटा का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे थीटा का मान हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा का मान 90 हो जाएगा, तो φE का मान कितना हो जाएगा 0 डिग्री, यानी कि चूंकि cos 90 इजिकल टू 0, तो 0 तो पूरा को 0 कर देगा, यानी कि S1 पृष्ठ से निकलने वाले कुल वैद्युत फ्लक्सों की संख्या 0 हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है जैसे S2 पृष्ठ से निकलने वाले विद्युत फ्लक्सों की संख्या हमको बताना है। तो यहाँ पे φE2 इजिकल टू हो जाएगा ES2 cos 90 डिग्री, यानी कि φE2 का मान कितना हो जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि S2 पृष्ठ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानांतर है, अतः थीटा का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। जैसे हम लोग फिगर से भी देख सकते हैं, यहाँ पे फिगर से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो S2 है वो इसका जो पृष्ठ है वह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानांतर है, इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानांतर होने के कारण ES2 और ये हो गया S1। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानांतर होने के कारण निश्चित रूप से थीटा का मान क्या हो जाएगा 90 डिग्री। थीटा का मान 90 डिग्री हो जाएगा, तो cos 90 0 होता रहता है, यानी कि S2 पृष्ठ से भी निकलने वाले कुल विद्युत फ्लक्सों की संख्या आपका कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब S3 पे देखते हैं, तो S3 पे भी देख लेते हैं। S3 पे यहाँ पे पृष्ठ ऊपर की तरफ काम कर रहा है, यानी कि ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के क्या है, लंबवत है। तो विद्युत क्षेत्र की जो यदि पृष्ठ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लंबवत होता है, तो वहाँ पे थीटा का मान कितना होता है 0 डिग्री होता है। तो यहाँ पे cos का कुछ ना कुछ cos 0 इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए S1 पृष्ठ से जैसे यहाँ पे cos 90 डिग्री हो गया, तो ये पूरा 0 हो गया, यानी कि S2 पृष्ठ से भी निकलने वाले वैद्युत फ्लक्सों की संख्या कितनी हो गई 0 हो जाएगी। और S3 पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या φE3 इक्वल टू E इंटू S3 cos 0 डिग्री। cos 0 क्यों होगा, क्योंकि S3 पृष्ठ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लंबवत है, इसलिए थीटा इक्वल टू कितना हो गया 0 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे cos 0 1 हो जाएगा, और S3 एरिया है तो 2πRL इसका वैल्यू हो जाएगा। तो φE3 इक्वल टू E इंटू 2πRL हो जाएगा। तो कुल फ्लक्सों की संख्या इक्वल टू हम देखेंगे तो φE1 प्लस φE2 प्लस φE3 हो जाएगा, यानी कि फाई का वैल्यू हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस E इंटू 2πRL, यानी कि φE का वैल्यू हो जाएगा E इंटू 2πRL। अब हम लोग गॉस के प्रमेय से हम लोग जानते हैं φE इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे गॉस के प्रमेय से φE इक्वल टू होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे φE का वैल्यू पुट कर देंगे E इंटू 2πRL इक्वल टू
क्यू का वैल्यू हो जाता है लेमडा इंटू एल डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यों? क्योंकि क्यू इजिकल टू लेमडा इंटू एल होता है और लेमडा इजिकल टू क्यू बाई एल या क्यू इजिकल टू लेमडा इंटू एल होता है। तो क्यू की जगह पर हम लोग पुट कर देंगे लेमडा इंटू एल। यहाँ से एल कट जाएगा तो ई का वैल्यू हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू लेमडा बाई आर। यह हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल गया। अब हम लोग नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन पढ़ते हैं। एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। ये 2014 में भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका ये प्लेन शीट है। प्लेन शीट के अंतर्गत मान लेते हैं यहाँ पे आपका प्लेन शीट में यहाँ पे भी 3 सरफेस है। यहाँ पे एक S1 है, एक S2 है और एक S3 है। यहाँ पे प्लस क्यू आवेश दिया हुआ है। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस पॉइंट P पे हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकालना है। तो यहाँ पे भी हम लोग जस्ट उसके विपरीत देखेंगे तो वो एक था वो सीधा था, तो ये क्या है, ये पलटा हुआ है। तो यहाँ वहाँ पे भी S1 S2 S3 निकालना था, तो यहाँ पे भी S1 S2 S3 निकालेंगे। जहाँ पे वहाँ पे 0 डिग्री था वो यहाँ पे हो जाएगा उल्टा हो जाएगा। 0 डिग्री पे 90 डिग्री, 90 डिग्री की जगह पे 0 डिग्री। देखते हैं कैसे। यहाँ पे हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकालना है और S1 सरफेस पे निकालेंगे सबसे पहले, उसके बाद S2 के लिए और फिर उसके बाद में S3 के लिए। तीनों को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद में हम लोग गॉस थ्योरम का यूज कर लेंगे। तो सबसे पहला हमारा स्टेप्स क्या है, आवेश निकालना है। तो यहाँ पे चूँकि प्लेन शीट है इसलिए Q इजिकल टू सिग्मा इंटू ए हो जाएगा। चूँकि प्लेन चादर के लिए सिग्मा का वैल्यू होता है क्यू बाई ए या क्यू का वैल्यू हो जाएगा सिग्मा इंटू ए। समीकरण नंबर 1 यूज कर लेते हैं, चूँकि क्यू का वैल्यू हमको यूज करना होगा। अब हम लोग S1 पृष्ठ से निकालते हैं। तो S1 पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या, चूँकि ये देखिए ये वह यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की ये जो S1 पृष्ठ है दोनों एक दूसरे के लंबवत है, इसीलिए थीटा का मान यहाँ पे 0 डिग्री हो जाएगा। तो फाई E1 इजिकल टू ई इंटू S1 कॉस थीटा, यानी कि फाई E1 इजिकल टू ई इंटू S1 कॉस 0 डिग्री। S1 की जगह पे हमने क्या मान लिया है, ए मान लिया है। तो फाई E1 इजिकल टू ई इंटू ए हो जाएगा। कॉस 0 इजिकल टू 1 होता है। क्योंकि S1 पृष्ठ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लंबवत है, इसलिए थीटा का मान कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे एक और चीज़ समझ लेते हैं। यहाँ पे S2 पृष्ठ जो है, यहाँ पे S2 पृष्ठ जो है वह हमारा S2 पृष्ठ जो है ये यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के क्या है, आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लंबवत है, इसलिए यहाँ पे थीटा का मान 0 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे S3 पृष्ठ जो है वह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानांतर है, इसीलिए यहाँ पे थीटा का मान कितना हो जाएगा, थीटा का मान 90 डिग्री हो जाएगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, S2 पृष्ठ से निकलने वाले विद्युत फ्लक्सों की संख्या। यहाँ पे चूंकि S2 पृष्ठ जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लंबवत है, इसलिए यहाँ पे थीटा का मान 0 डिग्री है, जैसा कि मैंने बता दिया है। तो फाई E2 इजिकल टू ई इंटू S2 कॉस 0 डिग्री, तो कॉस 0 1 हो जाएगा। यहाँ पे फाई E2 इजिकल टू हो जाएगा E इंटू ए, S2 की जगह पे हम ए पुट कर देंगे तथा S3 पृष्ठ से निकलने वाले विद्युत फ्लक्सों की संख्या जो हो जाएगा, यहाँ पे चूंकि S3 पृष्ठ से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानांतर होगी, इसलिए थीटा का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो फाई E3 इजिकल टू हो जाएगा E इंटू A3 कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 का मान 0 होता है, तो फाई E3 का मान कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट कि कुल फ्लक्सों की संख्या अब कितनी होगी। तो फाई E इजिकल टू फाई E1 प्लस फाई E2 प्लस फाई E3। यहाँ पे फाई इजिकल टू हो जाएगा आपका फाई E1 निकल रहा है EA और फाई E2 निकला है EA और फाई E3 का वैल्यू हो जाएगा 0। तो फाई E का वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू EA। गॉस के प्रमेय से हम लोग जानते हैं फाई इजिकल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे हो जाएगा फाई का वैल्यू पुट कर देंगे 2 इंटू EA इजिकल टू क्यू का वैल्यू हो जाएगा सिग्मा इंटू ए डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से ए कट जाएगा तो E का वैल्यू हो जाएगा E इजिकल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि हमारा वैल्यू निकल गया पतले चादर के समतल चादर के लिए आपका सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट E का वैल्यू। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल या कवच के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पिछले साल ही पूछा हुआ था, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक स्फीयर बना लेते हैं, जहाँ पे दिया हुआ है वो इसका सेंटर पॉइंट है और यहाँ से आर्क दूरी है, और इस पॉइंट से गोलीय सतह के बाहरी पॉइंट पे P पे हम लोग को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, जो कि 90 डिग्री एंगल पे जा रहा है। और जो भीतर का जो क्षेत्र है उसके ऊपर आपका प्लस पॉजिटिव चार्ज है जो कि Q है, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी है स्मॉल r, और ये भीतर की त्रिज्या का मान कितना है, बड़ा वाला r। तो कैलकुलेशन निकालते हैं कि P से निकलने वाले फ्लक्सों की कुल संख्या कितनी होगी, यानी कि पृष्ठ से बाहर सबसे पहले निकालेंगे। तो हमको निकालना है P से निकलने वाले विद्युत फ्लक्सों की संख्या। तो सबसे पहले फाई इजिकल टू ES कॉस 0 डिग्री होगा। कॉस 0 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे तीव्रता E जो है पृष्ठ S की क्या है, लंबवत है,
तो यहाँ पे लंबवत होने के कारण थीटा का मान कितना हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। तो cos 0 1 हो जाएगा। ई इंटू एस का मान यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है एक तरह से गोला है। गोला का जो एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो फाई इजिकल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब फाई का वैल्यू निकल गया हमारे पास, तो गॉस के प्रमेय से फाई इजिकल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ई फाई का वैल्यू लिख दिए ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से ई का वैल्यू निकल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। ये जो निकला हुआ है ई, ये हमारा पृष्ठ से बाहर के लिए है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, गोले के पृष्ठ पर जब जाएगा तो आर इजिकल टू आर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग केवल मान चेंज कर देंगे, तो ई इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, बड़ा वाला आर। और गोले के अंदर में जो रहेगा तब तक क्यू का मान ही 0 हो जाएगा। जब क्यू का मान 0 हो जाएगा तब पूरा ई का वैल्यू ही 0 हो जाएगा, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गोले के अंदर क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। अब हम लोग नेक्स्ट एक कंसेप्ट पूछता है, गॉस के प्रमेय की सहायता से कूलम के नियम की स्थापना करें, यानी कि डिडक्शंस ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम्स। 2017 में पूछा हुआ था, देख लेते हैं। इसमें कुछ करना नहीं है, जो हम लोग पहले प्रूफ किए हैं उसी के प्रूफ को केवल आगे बढ़ा देना है। देखते हैं कैसे। देखिए जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे एक गोलीय सतह दिया हुआ है। यहाँ पे ये 0 हो गया, यहाँ इसका डिस्टेंस r हो गया, और इसका डिस्टेंस छोटा वाला माने बाहरी क्षेत्र का r डिस्टेंस हो जाएगा। यहाँ पे p पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये ज्ञात करना है, जो कि 90 डिग्री पे होगा। यहाँ पे प्लस q आवेश है। तो पृष्ठ से बाहर, जैसे कि अभी हम लोग निकाले हैं, p से निकलने वाले कुल विद्युत फ्लक्सों की संख्या फाई इजिकल टू ई इंटू एस कॉस 0 डिग्री हो जाएगा। कॉस 0 क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इसका जो पृष्ठीय सतह है इसके जो है लंबवत है, इसीलिए थीटा का मान यहाँ पे 0 डिग्री हो जाएगा। तो फाई इजिकल टू ई इंटू एस का मान कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, और कॉस 0 का मान 1 होता है। तो यहाँ से गॉस के प्रमेय से हम लोग जानते हैं फाई इजिकल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। फाई का मान लिख देंगे यहाँ पे ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इजिकल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से ई का वैल्यू निकल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। अब हमको गॉस का थ्योरम प्रूफ करना है। मान लीजिए कि इस पी पॉइंट पर क्यू नॉट आवेश उपस्थित है। तो पी पर यदि क्यू नॉट आवेश उपस्थित होगा तो क्यू नॉट पर बल जो लगेगा एफ इजिकल टू क्यू नॉट इंटू ई लग जाएगा। एफ इजिकल टू हो गया क्यू नॉट, और ई के जगह पे हम लोग लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, यानी कि ई इजिकल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट डिवाइड बाई आर स्क्वायर, यानी कि जो कि कूलम लॉ के नियम को दर्शाता है। इस तरह से हम लोग कूलम नियम को गॉस थ्योरम से हम लोग प्रूफ कर लेंगे। आगे हम लोग देखते हैं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि जब दो समानांतर आयताकार चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दो आयताकार चादर है, ए के कारण सिग्मा ए यहाँ पे है, बी के कारण सिग्मा बी उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पे पहला सतह पे यदि माइनस चार्ज उत्पन्न होगा, जो कि E1 को दर्शाएगा। दूसरा नंबर पे माइनस यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे माइनस आएगा E2, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूसरे के लिए। और E3 जो उत्पन्न होगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा, और तीसरी सतह पे प्लस चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। तो इस तरह से अब हम लोग देखते हैं कि E1 के लिए कितना हो जाएगा। तो E1 के लिए जो निकलेगा वो -σ1 -σ2 डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। माइनस बाहर आएगा, यानी कि सिग्मा ए प्लस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई सिग्मा बी डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और दूसरे क्षेत्र के लिए सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। और तीसरे के लिए हो जाएगा आपका यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तीसरे के लिए सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इसे हम लोग याद रखेंगे, क्योंकि इसके नेक्स्ट चैप्टर में हमको इसका यूज पड़ेगा। तो इस तरह से हमने ये पूरे चैप्टर को 25 मिनट के अंदर ही कंप्लीट कर लिया। आप इसे बार बार इसे रिवाइज कीजिए, क्योंकि इसके जो प्रूफ जो होते हैं वो सभी प्रूफ इसके इम्पोर्टेंट है। ये भी इम्पोर्टेंट है आपका गॉस के प्रमेय की सहायता से कूलम नियम की व्याख्या करें, पूछ सकता है, सब पूछ सकता है, सारे के सारे इम्पोर्टेंट है। ये गोले के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए ये भी पूछ सकता है, सभी इम्पोर्टेंट है। ये भी आपका प्लेन शीट के लिए जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना, ये भी पूछ सकता है। या पतले चादर के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना, ये भी पूछ सकता है। या डायरेक्ट आपको पूछ सकता है कि जब आवेश पृष्ठ से बाहर हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पे विद्युत फ्लक्सों की संख्या 0 होगी, गॉस के थ्योरम से प्रूफ करें, ये भी पूछ सकता है। या डायरेक्ट गॉस थ्योरम, गॉस प्रमेय क्या है और उसको प्रूफ करने के लिए पूछ सकता है। तो सभी हमने डिस्कस कर दिया है। या ये 2 नंबर के क्वेश्चन में तो पूछता ही है विद्युत फ्लक्स क्या है और इसका यूनिट क्या है। तो इसमें सारे चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको याद कर लेना है सभी चीज़ों को। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।